अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इजाज़ अहमद भट्ट और आप देख रहे हैं टीवी टुडे स्पेशल। हमारे आज के प्रोग्राम के गेस्ट हैं मुस्लिम लीग काफ लाहौर के सदर मियां वहीद अहमद। आज हम उनसे गुफ्तगू करेंगे कि उनका इब्तदाई जो लाइफ है वो कहाँ गुजरी और इब्तदाई एजुकेशन और हाई एजुकेशन के हवाले से हमें बताएं। जी मियां साहब, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत अच्छा। और इब्तदा में हमारे नाज़रीन को बताएं अपनी इब्तदाई एजुकेशन और इब्तदाई लाइफ के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जी, मेरा ताल्लुक़ लाहौर से ही शादरा से है। शादरा के कस्बा जिया मूसा, वहाँ से मेरा ताल्लुक़ है। और मैंने जो इब्तदाई है, मेरी जो एजुकेशन है वो वहाँ पे हमारे जो प्राइमरी का है वो वहाँ पे एक इंग्लिश मीडियम स्कूल उस ज़माने में था हमारे पूरे इलाके में, एक वहाँ से मैंने प्राइमरी का किया है। उसके बाद मैट्रिक जो है वो मैंने मुस्लिम मॉडल हाई स्कूल लोअर माल से किया। और फिर मैं सिविल लाइन कॉलेज में क्रिकेट की वजह से सिविल लाइन कॉलेज से मैंने इंटर, और उसके बाद मेरा ग्रेजुएशन जो है वो मैं एफसी कॉलेज में जो है ना वो मेरी रही है तालीम। वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन जो है ना वो मैंने की। तो बस ये एजुकेशन का मेरा है सिलसिला। अच्छा मियां साहब, इब्तदा में आपने यानी क्रिकेट भी बड़ी खेली, तो क्रिकेट में हमने सुना है कि इमरान खान आपके साथ क्रिकेट खेलते रहे, वो हमें थोड़ी से वो हमारी क्लब जी बहुत बड़ी क्लब लाहौर की यंगस्टर क्लब जो है, मैं उसमें खेला हूँ। मुदस्सर नज़र, सलीम परवेज़, जुल्करनैन, अब्दुल समी, यानी एक लंबी लिस्ट है जिसमें हमारे प्लेयर्स जो है ना वो पाकिस्तान खेले हैं, टेस्ट क्रिकेट भी और बाकी जो वनडे और T20 भी। तो मैं भी जो है ना वो उस लेवल पे यानी पाकिस्तान तो नहीं खेल सके, लेकिन फ़र्स्ट क्लास तक अल्हम्दुलिल्लाह मैं एफसी कॉलेज से, सिविल लाइन से, फिर क्योंकि लाहौर बोर्ड, पैटर्न ट्रॉफ़ी ये मैं ज़रूर खेला हूँ, अंडर 19 खेला हूँ। तो जिमखाना से हमारे मैचेस होते रहते थे, तो उस वजह से हम चूँकि उस वक्त जूनियर थे तो हमें साथ खिलाया जाता था सीनियर्स के साथ, तो खान साहब के साथ भी हमें मौका मिलता था खेलने का और काफ़ी मैच खेले। अच्छा, आप ये बताएं कि इमरान खान साहब की जो बॉल है और बाउंस बड़ा मशहूर है, तो आप कैसे उसको टैकल करते हैं? देखें जी, वो तो ज़माना था उसका पूरा पीक का, लेकिन मज़े की बात यह है कि उस ज़माने की हमारी जो क्लब के या उस वक्त की जो क्रिकेट थी उसमें ये स्पीड कोई मैटर नहीं करती थी इतनी। यकीन माने कि हमने तो कभी ये परवाह ही नहीं किसी की थी, क्योंकि हमारे पास भी इतने ही फास्ट बॉलर्स जिनको हम रोज़ खेलते थे अपनी क्लब के अंदर। तो वो, और मैं सिविल लाइन में मैं मोहसिन कमाल, आपको पता है कि उसकी बहुत ज़्यादा स्पीड थी, सिविल लाइन में मैं नया बॉल उसका खेलता रहा हूँ। और बेस्ट आपकी परफॉर्मेंस क्या रही? बेस्ट जी देखें, ये कोई इन जैसे अंडर 19 और ट्रॉफ़ी के मैचेस में तो कोई बहुत बड़ा नहीं कर सके, लेकिन क्लब के मैचेस में और साथ बोर्ड में वो मैंने काफ़ी, और कॉलेज की तरफ से वो स्कोर बहुत अच्छे रहे एफसी कॉलेज से खास तौर पर। मैंने कोई इमरान खान साहब के बारे से कोई अपनी याद है कि उस वक्त वो हीरो थे और आप नहीं, वो उस वक्त का एक वाक़या बड़ा मज़े का है कि हमारी सीनियर टीम उस वक्त जो है ना वो मैच था जिमखाने के साथ, तो सारी जूनियर और हम लोग जो है ना वो सारे उस वक्त के जो यंगस्टर है ना वो हमारा मैच था। बड़े हम एक्साइटेड थे कि आज खान साहब के साथ अब जिमखाने में हमारा मैच है। तो हम लोग जब वहाँ पहुँचे तो खान साहब नहीं थे, तो अब बैटिंग ऑर्डर में कामरान और मैं ओपन हम करते थे। अच्छा। तो कामरान हमारे विकेट कीपर थे, बड़ा अच्छा बैट्समैन भी था। तो वो जब वहाँ गए तो कुछ सीनियर्स ने देखा कि जनाब खान साहब तो आए नहीं, तो उन्होंने कहा कि जनाब नहीं बैटिंग ऑर्डर बदलें। हम लोग जो है ना वो, उनका ख्याल था कि खान साहब के आने से पहले हम जो है ना अभी पैड हो रहे थे, तो पता चला कि जनाब खान साहब जो है ना वो आ रहे हैं रनिंग करते हुए। अच्छा। तो अपनी गाड़ी जहाँ पार्क करते थे वहाँ से, तो उन्होंने कहा नहीं वो बैटिंग ऑर्डर वही रहे जो तो वो यानी इमरान खान के सामने आपको रखना चाहते फिर वो अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, वो हमारी देखे यंगस्टर्स की तो ये कोशिश होती थी हमारे, तो उस वक्त क्लब माशाल्लाह इतनी बड़ी क्लब मैं समझता हूँ कि यंगस्टर लाहौर की जो बड़ी क्लब है उनमें से, और बहुत प्लेयर दिए हैं क्लब हमारी ने बहुत। अच्छा, वो मेरा वाकया कंप्लीट है कि फिर इमरान खान कैसे आपने सामना किया, वो वाला बताएं। वो असल में ना वो हम लोग, मुझे याद है कि 2 प्लेयर थे, मैं और कामरान, मेरा ख्याल है कुछ 78 तक हम लोग गए हैं। अच्छा।
उसमें ज़्यादा स्कोर तो कामरान का था, क्योंकि मैं बहुत बारी जो है ना वो लेने वाला, मुझे सबको पता था, ओपनिंग करता था और बड़े मज़े से मैं जो है ना वो खेलता था। तो कोई इतनी लंबी जो है जैसे वो आजकल की क्रिकेट है उस तरह का नहीं था, हम लोग बड़ी स्टाइलिश और सीधा सीधा खेलने वाले थे। तो जैसे ही हम लोग आउट हुए हैं और उसके बाद मेरा ख्याल है कि टोटल 130 पे हमारी पूरी टीम जो है ना वो खान साहब ने यानी खान साहब उस वक्त जो अरूज में थे, खान साहब का तो वो बहुत अरूज था जी। खान साहब का उस वक्त बॉलिंग का जो स्टाइल था वो तो कमाल का, और दुनिया के उस वक्त आप देखें कि बैट्समैन, बड़े बड़े बैट्समैन दहलते थे उस वक्त। इमरान खान की जो उस वक्त की बॉलिंग की परफॉर्मेंस थी और जो उनका ख़ास तौर पे बॉलिंग का जो एक्शन था और स्टाइल था वो तो कमाल ही था, एक्शन। अच्छा मियां साहब, ये बताएं कि आप शुरू में सियासत में आ गए या पहले आपने सियासत के अलावा भी कुछ प्रोफेशन जॉब? नहीं, मैं जैसे ही कॉलेज यानी स्पोर्ट्स से ख़ास तौर पे जब क्रिकेट में समझ आई कि मैं एज ए प्रोफेशनल, क्योंकि हमारे साथ दोस्त जो है ना वो काफ़ी आगे, जैसे सलीम मलिक है वो मेरे साथ स्कूल में, मुस्लिम मॉडल में आमिर मलिक, सलीम मलिक, ये थे। क्लब में बहुत से और क्रिकेटर हमारे साथ, एफसी कॉलेज में, सिविल लाइन में, वो सारे, उनमें से मोहसिन कमाल जैसे पाकिस्तान खेला है, वसीम अकरम हमसे जूनियर था कॉलेज में, और बहुत से प्लेयर। तो मुझे समझ आई कि मेरा जो है ना शायद यहाँ पे चांस नहीं है, तो मैं फिर बिज़नेस में चला गया। तो इस वजह से फिर मैंने तो पीछे मुड़ के नहीं देखा उधर। शुरू में क्या बिजनेस शुरू किया आपने? शुरू में जी मेरे रियल एस्टेट में हमारे इलाके के अंदर, मैंने याद है मुझे 85 में मैंने पहली जो है ना वो कॉलोनी, अब तो खैर बड़ा और तरह का आपको पता है कि बहुत बड़ा बड़ा जो है बड़े नाम है इसमें। मुझे याद है कि उस वक्त 85 में हमने 2-3 वहाँ पे अपने इलाके में रावी के उस पार जो है ना अपनी कॉलोनीज जो है ना वो बना के बेची हैं। तो वहाँ से मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया। तो चूँकि उस वक्त मेरे कज़न जो है ना वो भाई मेरे जो है वो MPA बने 85 में। क्या नाम था? मियाँ महमूद अहमद शादरा से। तो मेरे वालिद साहब पुराने मुस्लिम लीगी और बहुत ज़्यादा उनका जो है ना वो सोशल वर्क इसमें था, और वो वालिद साहब का नाम बता दें नाज़रीन। चौधरी रशीद अहमद मेरे वालिद साहब जो है ना वो, उनका लोगों से बहुत ज़्यादा था ये सोशल वर्क जो है ना। और फिर ख़ास तौर पे मैं समझता हूँ कि मियाँ महमूद साहब को भी एज ए, एक तो उनके वो मामूम थे मेरे वालिद साहब, और दूसरा ये है कि उनके उस्ताद भी कह सकते हैं कि उन्होंने उनको जो है ना इस तरफ लगाया। और वालिद साहब की जो पूरी दोस्त अहबाब थे, फिर हमारे पूरे बड़े जो है ना उन्होंने वो इलेक्शन 85 का जो है ना मुझे याद है लड़ा, तो उसमें कामयाबी हुई। फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह वो एक सिलसिला ऐसा चला कि एक ज़माने तक मियाँ महमूद के अलावा उस इलाके के अंदर कोई बड़ा नाम मैं नहीं समझता। तो वो तो बाद में कुछ ऐसी इस तरह के मामले हुए कि ये भट्टू साहब के साथ छोड़ के पार्टी को जब गए हैं तो वहाँ से वो ज़वाल जो है ना। तो मैं चूँकि उस ज़माने से ही मेरा ताल्लुक, सच में पूछें तो मैं उस वक़्त भी भुट्टो साहब को बहुत पसंद करता था। अच्छा। बड़ी छोटी एज में हमें वो बड़ा वो उनका जो करिश्मा आपके पता है भुट्टो साहब उस वक़्त। तो मैं पीपल्स पार्टी में स्टूडेंट लाइफ में भी, और उसके बाद मैं फिर पंजाब का यूथ का जो है ना वो वाइस प्रेसिडेंट रहा हूँ पीपल्स पार्टी। ये कौन सा गान था? ये गालबन 80s की बात है। 85 के बाद भी मैं AC रहा हूँ उधर, लेकिन अपने हलके के अंदर वो भाई के लिए हम लोग सपोर्ट उन्हें ज़रूर करते थे, लेकिन शुरू से नज़रियाती तौर पे मेरा ताल्लुक जो है ना वो पीपल्स पार्टी से था। तो मैं चूँकि बदर साहब से मेरी बहुत, जंगीर बदर साहब बड़े मेहरबान थे, शेख रफ़ीक मरहूम, तो इन्होंने बड़ी कोशिश की कि मुझे जो है ना वो मैं आगे आके उधर से इलेक्शन लड़ूं MPA का। जी। लेकिन वो चूँकि एक फैमिली का हमारा क्लैश होने का मसला, उस वजह से फिर वो वाले साहब ने भी इजाज़त न दी, वो भाई की वजह से। तो बस पीपल्स पार्टी के साथ इस हद तक मैं जो है ना वो हाँ रहा, और नज़रियाती तौर पे भी मैं पसंद भी उन्हीं की सियासत को करता था और उन्हीं के साथ था। अच्छा, पीपल पार्टी की सियासत से लेके काफ लीग की सियासत तक आपने बीच में कहाँ जो प्राउड डाले? नहीं, असल में जब पीपल्स पार्टी का बेनज़ीर और जरदारी साहब का जब वो एक, मुझे याद है कि जब ये बाहर चले गए थे और एक बाहर आपको इल्म होगा कि इनके ख़िलाफ़ एक केस का फ़ैसला आया, तो मैं सच पूछें तो बड़ी मायूसी हुई। वो हमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो वाली सियासत जब नज़र नहीं आई तो मैं बिल्कुल
हम छोड़ के सियासत, तो मैं फिर यूके ज़्यादा मेरा बिज़नेस भी था, तो मैं चला गया हूँ बाहर। तो फिर मेरा कभी सच पूछें वो भाई की सियासत में आके लोगों की खिदमत जो हम कर सकते थे वो ही करते रहे हैं। बाकी कोई अमली तौर पे मुझे, हालांकि मुझे 2002 में पीपल्स पार्टी की तरफ से फिर ऑफ़र हुई दोबारा आके आप इलेक्शन लड़ें अपने हलके से, लेकिन मेरा कभी अमली सियासत में आने का, क्योंकि सच बात पूछें तो मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तान के अंदर आज से नहीं, मैं तो बचपन से देखता आ रहा हूँ कि ये मुनाफिकत और झूठ का सारा जो है ना वो यहाँ पे सिलसिला है। और फिर एक अरसे से 85 के बाद मैं देखता हूँ कि नज़रियाती सियासत तो इस मुल्क के अंदर दफन होती चली गई और आज नज़रियाती मामला ही कोई नहीं। फिर 2017 में मैं इंग्लैंड से वापस पाकिस्तान आया हूँ और उस वक़्त नया पाकिस्तान बनाने का जो एक जोश था उसमें आए, और पीटीआई के दोस्तों ने मुझे बड़ा समझने के वो मजबूर किया कि आप इलेक्शन लड़ें इलाके से। उसमें खान साहब के बहुत करीबी लोगों ने मुझे बड़ी श्योरिटी और बड़ा मेरे साथ उन्होंने कहा जी आप हमारे कैंडिडेट हैं। मुझे वहाँ से एनए के लिए मुझे जो है ना बाकायदा अनाउंस किया गया और फिर मैंने बड़ी उसके लिए कोशिश। एनए का क्या नंबर था आपका उस वक़्त? हमारा था, अब तो 117 है, फिर उसके बाद 123 रहा है, उस वक़्त 118 था। तो ये जो है ना हमने पूरी उस वक़्त पूरी मैंने उस पर मेहनत की और बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे जो यहाँ पे पाकिस्तान में होता है हल्के के बाहर से किसी को टिकट मिल गया। जब टिकट मिला तो उस वक़्त फिर चॉइस सरवर साहब ने मेरे साथ बात की कि आप इलेक्शन के इस पूरे इलेक्शन को आप जो है ना वो हेड करें। तो मुझे 2018 का इलेक्शन जो है ना वो एमएनए के हमारे कैंडिडेट थे मेयर वाजिद अजीम पीटीआई से और मलिक आसिफ मरहूम थे 145 से और 144 से खालिद गुजर मरहूम थे। तो मैंने ये समझ लें कि सारे तीनों का जो मुझे हेड बना दिया गया वहाँ। हाँ जी, मैंने वो उनकी पूरा जी हाँ जी मैंने वो इलेक्शन लड़ा। और ये आप समझते नहीं कि आपके साथ ज्यादती हुई थी, आपने यानी पॉलिटिकली इतना उनको सपोर्ट किया? अच्छा, और आपको मैं ना इसमें बड़ी मैं हमेशा ये समझता हूँ कि जब आप किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, पार्टी के फैसले को, फिर आपके लिए वही सब कुछ होना चाहिए। और मैंने उसमें पूरी कोशिश की कि भाई अब पार्टी ने चूँकि फ़ैसला कर दिया और मैं वो पहला बंदा था जिसने मेयर वाजिद अजीम को मुबारकबाद दी इस पे टिकट पे, और फिर उसका पूरा इलेक्शन लड़ा और अपनी जेब से हर चीज़ और अपनी गाड़ियाँ, अपना ऑफिस, यानी मैंने इतनी मेहनत की कि लेकिन उसका एक मुझे फ़ायदा ये हुआ कि उन तीनों लोगों से, यानी दोनों हमारे एमपीएस के कैंडिडेट और एमएनए के कैंडिडेट से ज़्यादा पूरे इलाके के अंदर लोगों से मेरा फिर दोबारा वो जो एक गैप था बड़े अरसे से मैं यहाँ पाकिस्तान में नहीं था, वो मेरा कवर हो गया। और लोगों ने अब उसके बाद यही था कि हमारा नेक्स्ट कैंडिडेट यही है। और फिर चॉइस सरवर साहब ने जैसे ही गवर्नर बने हैं तो उन्होंने मेरा जो है ना मुझे अपना कोऑर्डिनेटर अनाउंस कर दिया। तो मेरे लिए वो एक ये भी हो गया कि फिर हल्के के लिए जो खिदमत हम कर सकते थे। तो अल्लाह का शुक्र है मेरा ऑफिस जो है ना 24 घंटे जो है ना वो वहाँ पे, और हर वक्त अगर मैं नहीं होता था तो कोई मेरा वहाँ पे नुमाइंदा, और जिस तरह की मैंने इस अरसे के अंदर हमने खिदमत की है और एक नया अंदाज से अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को ये बताया कि निचली सतह तक जो इख्तियार की बात सियासतदान करते ज़रूर हैं बट सब, लेकिन कभी किसी ने ये काम किया नहीं। मैंने अपने पूरे हलके के अंदर उस वक़्त 1 2 3 के जो हमारे हलके थे, हल्का पूरे के 21 यूसीज़ मेरे आती थी हलके में। अच्छा, तमाम यूसीज़ की मैंने टीमें बनाई, उनके कोऑर्डिनेटर बनाए, उनके डिप्टी कोऑर्डिनेटर बनाए, उनके वासा के, वेबडा के, पुलिस के साथ, फिर LWMC के साथ, हर अदारे के लिए मैंने अलग से टीमें बनाई और उनको जो है ना वो जाके बिठा के MDs के साथ, DGs के साथ, DIGs के साथ, यानी मैंने उनको पूरा हर बंदे को बाख्तियार, और गवर्नर हाउस में सब का ऐसे आने जाना था जैसे वो समझ लें कि अपने गली मोहल्ले में कोई जाता आता। ये इस तरह से हमने उनको बाख्तियार किया और लोगों ने ये माना है और लोगों ने ये बात कहते थे मेरे हल्के के लोग कि ये पहला मौका है कि हमें अब पता चला है कि MP MNA के इख्तियार हम इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी अल्लाह का शुक्र है मैंने बड़ी, लेकिन उसमें मुझे उस पर भी बड़ी मायूसी ये हुई कि हमारी बाकी पार्टी के लोग, हालांकि देखें वो
पीटीआई का तो बिल्कुल एक नया पाकिस्तान का नए एक तब्दीली का नारा था, लेकिन वहाँ पे भी ये बर्दाश्त नहीं था कि कोई बंदा ये काम करे। अच्छा मियाँ साहब, ये बताएं कि जो चॉइस सरवर साहब के साथ आपकी बॉन्डनेस और आप जो जुड़े हैं, तो आपने उसके बाद उनको छोड़ा नहीं है, अभी तक ये आपकी जो है ना वो दोस्ती भी कह लें, तल्लुक भी कह लें, बड़ा मजबूत है। इसकी क्या वजह है? चौधरी सरवर साहब के साथ अपनी इतनी क्यों अटैचमेंट? अच्छा, मैं भट्ट साहब इसमें बड़ी जो अहम बात है ना कि एक बड़े अरसे से ऐसी जो सियासत का जिस तरह की मैं चाहता था कि यार बड़ा साफ़ सुथरा सा कोई बंदा हो, जहाँ पे जो पाकिस्तान के अंदर एक गाली गलोच वाला, झूठ वाला जो यहाँ पे कल्चर है, एक मुनाफकत और पूरी जो है ना वो समझ लें कि रियाकारी वाला काम है ना, सियासत के अंदर यही है। मैंने चॉइस सरवर में ये चीज़ें नहीं देखी। चॉइस सरवर को मैंने कभी किसी बंदे के पीछे मैंने उसको कभी कोई उनके लिए किसी बंदे के लिए कोई इस तरह के अल्फाज मैंने नहीं सुने। साफ़ सुथरी बात करते हैं, साफ़ सुथरे आदमी। और दूसरी बात यह कि करप्शन वाला कोई उनके अंदर कोई इस तरह की बात नहीं थी। तो मुझे लगा कि यार ये एक ऐसी शख्सियत है जिनके साथ, और फिर वो वैसा हमारा बना कि अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मैंने उनके अलावा, बल्कि पीटीआई में जब हम पीटीआई मैंने छोड़ी है तो 9 मई से बहुत पहले चौधरी साहब के इख्तलाफ खान साहब से हुए। उन्होंने जब इन्हें गवर्नरी से फ़ारग कर दिया, और वो थी तो बड़ी ज़्यादती, उसके और भी तरीके थे, लेकिन चौधरी साहब के साथ ही हमने जो है ना, हालांकि मुझे पूरे मेरे हलके ने, पूरे फैमिली मेरी ने, सब ने, और वो एक जुमला मुझे आज भी याद है, लोग कहते थे कि आपने जो रोज़ा है ना वो असर के वक़्त जो है ना वो खोल लिया अपना, तो आपका जो इस वक्त मकाम है यहाँ पे, आपका टिकट जो है वो आप एमएनए का चाहे आप एमपी का चाहे, आपका टिकट पक्का है, आप क्या कर रहे हैं। तो लेकिन मैंने चौधरी साहब के साथ एक अब ज़ेन वफादारी रखी और उनके साथ इधर आ गए काफ लीग में। तो चौधरी साहब ने काफ लीग को भी बड़ा, जब आए हैं तो इतना ज़्यादा वहाँ पे काम किया है, इतना ज़्यादा मेहनत की कि हमारे वहाँ पे इतनी रौनकें, और ख़ास तौर पे मेरा पूरा हलका, मैं आज भी शुक्रगुजार हूँ और मैं समझता हूँ कि मैं उनका कर्जदार हूँ कि उन्होंने ये नहीं देखा कि पॉपुलैरिटी किसकी है, उन्होंने ये नहीं देखा कि आने वाली हुकूमत किसकी होगी। उन्होंने मेरे साथ, उन लोगों ने वो मेरा जो मेरी उनके साथ एक ताल्लुक़ था, जो प्यार रहा है, वो मुझे प्यार उन्होंने वैसे ही देते हुए मेरे साथ सारे के सारे दोस्त, हालांकि वो ज़्यादा लोग पीटीआई से मोहब्बत उनकी खान से थी, लेकिन मेरी ज़ात के लिए उन्होंने हमारे साथ आए हैं और बड़ा साथ दिया। और एक वक्त था कि लगता था कि जैसे काफ लीग को दोबारा एक ज़िंदगी जो है ना वो उसमें जान पड़ गई है। मुस्लिम लीग हाउस में हमारे पास जगह नहीं होती थी बैठाने की लोगों को, इतने ज़्यादा सारा दिन हमारी मीटिंग जिस तरह से रही हैं। लेकिन फिर 9 मई होता गया है और इस मुल्क की पूरी सियासत जो है ना वो बदल के रह गई। अच्छा मियाँ साहब, ये बताएं कि जो चौधरी सरवर साहब है वो पहले नून लीग की हुकूमत में भी गवर्नर रहे, फिर पीटीआई में भी गवर्नर रहे, अब वो दोनों उन्होंने पार्टीज भी छोड़ दी, तो उनको तो आगे क्या नज़र आया काफ लीग में? तो काफ लीग का आगे मुस्तकबिल क्या है, जो आइंदा इलेक्शन है उस वाले से हमारे नाज़रीन को बताएं। असल में ना देखें, वो उन्होंने सियासत की बाहर की, वहाँ पे एक पार्लिमानी जो निज़ाम के अंदर आप देखें कि एक तंजीम पार्टी की होती है, पार्टी के फ़ैसले होते हैं, वहाँ पे कोई फ़र्द वाहिद फ़ैसला नहीं करता, वहाँ पे ख़ानदानों की सियासत नहीं है। वो यही सोच के उन्होंने यहाँ सियासत शुरू की थी। नून लीग में भी उनके इख्तलाफ जो हुए वो भी साहब के सामने, और पीटीआई के अंदर भी आप देखें कि एक बंदा है जिसका फ़ैसला है आज भी जो कुछ करना है। तो ये चीज़ें उनसे वो मैच नहीं कर पा रही थी, उनकी शख्सियत को, वहाँ पे भी वो कंफर्टेबल नहीं थे, उस तरह से काम नहीं करने दिएगा। और फिर दूसरी बात एक और है भट्ट साहब, आप ये मिसाल बड़ी, आप सिंपल सी बात है, आप किसी ऑफिस के अंदर एक आपकी अच्छी पोजीशन है और आपके साथ एक ऐसे बंदे को बैठा दिया जाए जो बिल्कुल आपसे बिल्कुल जूनियर है, मैं कोई ऐसा छोटा कोई ओहदा किसी को भी नहीं कहता, लेकिन एक बॉस के सामने फ़र्ज़ करें कि एक बिल्कुल पीएन को ला के बैठा दिया जाए तो वो काम कर पाएगा? आप मुझे ये बताएं कि एक तरफ गवर्नर हो और वज़ीर आला जिसके पास इख्तियार है, उस बेचारे को पता ही का नहीं है, तो उसके यानी इनके ऊपर ला के बैठा दिया है। और जो बल्कि मैं समझना कि पीटीआई का असल जो बेड़ा गर्क हुआ है, जो पीटीआई की सियासत का सत्यानाश हुआ है और इस पंजाब का जो हाल हुआ उस वक्त,
वो था एक खान साहब का वो फैसला, और यानी बुजदार को लाने का। बुजदार को लाने का। और फिर उसके बाद पार्टी के अंदर लोगों की आप देखें कि ये वो पार्टी जो तब्दीली की बात कर रही थी, ये वो पार्टी जो नज़रियात की बात कर रही थी, ये वो पार्टी जो दोनों ख़ानदानों की या दो इस मुल्क के अंदर दो पार्टियों के सामने एक नई चीज़ लेके आने वाली, जहाँ पे पढ़े लिखे लोग थे, किसी बंदे ने ये जुर्रत नहीं की कि वो खान साहब के सामने खड़े होकर कहें कि जनाब ये आप फैसला गलत कर रहे हैं। यहाँ पे ये मसला है कि खान साहब जो फैसला कर दें उन्होंने कहा जी ठीक है जी, इसके आगे कोई बात नहीं। जरदारी साहब को फैसला कर दें, उसके आगे कोई बात नहीं। मियां नवाज शरीफ को फैसला कर दे। ये वो बातें हैं जो मेरा ख्याल है कि कम अज़ कम जो बंदा साफ़ सुथरी और ख़ास तौर पे जिसने बाहर सियासत की हो, और मैं समझता हूँ कि मैं ख़ुद भी ऐसे लोगों के साथ जो जहाँ पे कोई असूल कानून कोई कायदा ही नहीं है वहाँ पे रहना बड़ा मुश्किल है। और यही हुआ उधर भी कि फिर वो चौधरी साहब को वहाँ से जो है ना वो छोड़ के वो काफ लीग में आ गए। काफ लीग उस वक़्त हमने बड़ी मशावरत की, हमें बहुत सी पार्टियों की तरफ से बड़ी बड़ी ऑफ़र्स थी, ठीक है, उहदों की भी थी, चौधरी साहब को भी। लेकिन जैसे ही चौधरी परवेज़ साहब छोड़ के गए हैं तो सरवर साहब के उन्होंने फ़ैसला किया कि यार चौधरी शुजात साहब की जो सियासत है, और बट साहब इस पे मैं एक बात करता जाऊँ, मैंने बहुत से लोगों को पाकिस्तान के अंदर आज हमें नवाबजादा नसरुल्लाह शायद कभी किसी को कभी याद आया हो उस वक़्त के नहीं, अब याद आता है लोगों को, अब याद आता है कि इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं आज ऐसे बंदे की ज़रूरत है। चौधरी शुजात में भी वही कहा जा रहा है कि चौधरी सरवर साहब जो आगे पीपल्स पार्टी में जाने का सोच रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, पीपल्स पार्टी का नहीं है वो। असल में ये हुआ कि जब बिलावल भुट्टो साहब यहाँ से, क्योंकि वो तो जब आप देखेंगे जैसे ही गवर्नमेंट गई थी इनकी पीटीआई की, उस वक्त ऑफ़र हुई थी चौधरी साहब को कि अभी आपको गवर्नर अगर चाहे तो बना देते हैं, सेनेटर बनना चाहते हैं, तो इन्होंने कहा नहीं मैं इलेक्शन लड़ के आऊँगा, मैंने ऐसे नहीं आना। ये तब की बात है। उसके बाद ये हुआ कि जब इन्होंने अभी की जो सियासत है जो काफ लीग में जब आए हैं, तो यहाँ पे चूँकि हमारे पास बहुत सी जगह पे हम इलेक्शन नहीं लड़ रहे थे, क्योंकि मेरा ख़ास तौर पे अपनी पार्टी के अंदर भी और चौधरी साहब का भी ख्याल था कि हम लोग जो है ना वो सीट एडजस्टमेंट या इस पूरा पीडीएम से निकल जाएं, क्योंकि जो लोगों के साथ हो रहा है हमें पीडीएम में नहीं रहना चाहिए उस वक़्त ये। लेकिन चूँकि चौधरी साहब का, शुजात साहब का, उनके बाकी जो साहबजादे हैं उनका फ़ैसला था कि नहीं हमें रहना साथ ही है, कल को अगर इलेक्शन में सीट एडजस्टमेंट नहीं भी होती तो हम अपना इलेक्शन लड़ेंगे। तो आगे आप क्या देख रहे हैं मुस्तकबिल में? काफ लीग जो है वो नून लीग के साथ ही इश्तराक रखेगी, पीडीएम की जो जमातें उनके साथ ही रखेगी, या अलहदा से या पीटीआई के साथ जाएगी? क्या आप इस वाले से? नहीं, पीटीआई के साथ तो देखें कोई भी मेरा नहीं ख्याल, बहुत से लोग हैं जिनको शायद पहले खान साहब के साथ या एक पॉपुलैरिटी को देखते हुए या एक नज़रियाती बातें जो की थी उन्होंने, उसके उस वक़्त लोगों को लगता था कि शायद ये कुछ पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसा मामला कर सकें, उस वक़्त तो लोगों का ख्याल था। लेकिन जो उन्होंने सियासत वहाँ देखी है वो तो एक बंदे के गिर्द घूमती है सारी चीज़ें। तो मेरा नहीं ख्याल कि भी काफ लीग कभी जो है ना वो पीटीआई के साथ जा सकती है। हाँ, अभी जो हालात हैं इसके बाद खान साहब कल, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर लीडर जो है ना, दुनिया के अंदर लीडर जो है ना वो सीखते हैं पढ़ के, लोग सीखते हैं दुनिया को देख के, लोग किताबें लिखते हैं, पढ़ते हैं। यहाँ पे जेल में जाके, यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर कहा जाता है कि जेल में जाके सीखते हैं, और ये बिल्कुल निज़ाम ही अलग है। मियां साहब, अब हम आपसे ना 3-4 शख्सियात का ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछेंगे, बस आपने हमें शॉर्ट बताना है। आप इमरान खान को कैसा लीडर पाते हैं? देखें वो एक हीरो है, और उनका जो है एक तिलिस्माती सी एक शख्सियत है, बातें बहुत खूबसूरत हैं, नॉलेज भी है। लेकिन अगर कहें ना कि वो कोई जिसे कहें कि भी वो यहाँ पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी चेंज ला सकें, या जैसे पाकिस्तान के जैसे पंजाब के अंदर या उस वक्त जब पाकिस्तान हुकूमत मिली है तो आपने कोई गवर्नेंस वाला मामला नहीं देखा, वो पार्टी को चलाने वाला या पार्टी की तंजीम को, वो मेरे ख्याल में वो वहाँ पे बात नहीं है। वो सियासतदान नहीं है, वो एक उन्हें लीडर कहें जो मर्ज़ी कहें, लेकिन मैं आज भी उन्हें उस लेवल पे सियासतदान, क्योंकि उनको पाकिस्तान की सियासत का मैं समझता हूँ। अच्छा, एक लाइन में आपने हमें से बताओ, नवाज शरीफ को कैसा लीडर समझते हैं?
एक लाइन में हमें बताना। नवाज शरीफ की असल में मैंने कभी भी सियासत को देखें, आज हम अलाई ज़रूर हैं, लेकिन मैंने कभी भी उनकी सियासत की मुझे समझ नहीं आई कि वो कभी जमहूरी बनते हैं लेकिन एक उसी वक्त पीछे पलट जाते हैं। शहबाज शरीफ कैसे लीडर हैं? तो सियासतदान कहें, लीडर वाला तो मामला उन्होंने कभी किया नहीं। वो तो जिनकी बात करते हैं उसके बाद लीडरशिप तो खत्म हो गई ना। और मुस्तकबिल में जो दो सियासतदान है, एक मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो, इनको वन लाइनर कहेंगे इनके बारे में? ऐसे मैंने बिलावल से मुझे मौका मिला है जी कोई चॉइस सरवर साहब के साथ 2-3 मरतबा बैठ के, मुझे उनमें बहुत नज़र आता है कि वो पाकिस्तान के लिए वो उसको अगर फ्री हैंड दिया जाए, उसको पार्टी जैसे वो चाहता है कुछ करने दिया जाए, तो उसके अंदर वो अपने नाना वाली माँ वाली कुछ चीज़ें मौजूद हैं। अच्छा। लेकिन मुसीबत ये है कि यहाँ पे वो जो उसके ऊपर एक वो जो अंकल्स और फादर का जो सारा एक उनका है मामला, वो जिस तरह की सियासत यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे तो पता है सबको कि कबूलियत की जो है ना, वो मकबूलियत और कबूलियत वाला जो मामला है, ये सारे के सारे कबूलियत के पीछे सारे जा रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के इस जमहूरी निज़ाम के अंदर ये सबसे बड़ा फ्लॉ जो है, मैं इसको जानता हूँ कि बजाय ये 25 करोड़ पे यकीन करने की, ये 25 करोड़ पे यकीन नहीं कर रहे, ये उस जगह से सिर्फ हर बंदा वहाँ पे सजदा रेज़ है, हर बंदा वहीं की तरफ देख रहा है। अगर ये आज अपनी आवाम की तरफ देखें और अपने आप को मजबूत कर लें, जो सियासतदान नहीं कर रहे और मिल के बिल्कुल नहीं कर रहे, और पाकिस्तान के अंदर आज जो हो रहा है पार्लियामेंट की जो जिससे आज बेतुकीरी हो रही है, आज पार्लियामेंट की कोई बात मुझे ये बताएं, इनके पास आज अगर लिखा पढ़ा ही सब कुछ इन्होंने बताना है, तो ये 25 करोड़ लोगों की नुमाइंदगी कहाँ कर रहे हैं? अच्छा ये बताइए, आप मरियम नवाज की सियासत को कैसे पाते हैं? मरियम नवाज़ की सियासत असल में जी, मैं मियाँ साहब की जैसे पहले आपने बात की और मरियम की बात की कि आज भी 20 साल पीछे खड़े हैं, ये माजी में हैं, ये आज भी ये फ्यूचर में। और खान का यही फ़र्क है इनसे, खान लोगों को अगले 50 साल की बात सुना रहा है, जिस वजह से अट्रैक्ट हो रहे हैं लोग उसकी तरफ। लोग आज वो कर नहीं पाए वो सब कुछ, लेकिन वो लोगों को अगली बात जो है ना, अगले 50 साल की जो आने वाले वक्त की फ्यूचर की बात बता रहा है, जो दुनिया जहाँ जा रही है वो बात बता रहा है। ये आज भी 20 साल पुराने वही आज भी लैपटॉप और वही आज भी चीज़ें, आज भी पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा काम नहीं हो रहा जिससे ये कर्जे लेके बार बार जो है ना, और ये पुल गलियाँ सड़कें, ये ना कहीं किसी मुल्क की तरक्की की कोई अलामत है, ना यहाँ तरक्की होती है। इस तरह से तरक्की के लिए आपको एक रोड मैप देना होगा, आपको एक प्रोग्राम देना होगा, आपको लोगों को सच बताना होगा, आपको यहाँ पे माशी इनकलाब के लिए कुछ करना होगा, आपको लोगों को आज आपकी ताकत जो है यूथ, आज उसको आपने स्किल्स जो है ना, आपने उसको एक कोई काम सिखाना है। आपने आज तक यहाँ पे इनको काम सिखाया ही नहीं है। आज तक आप जंगों में देख रहे हैं, या आपकी अफरादी आप देखेंगे बाहर से लोग आपको पैसे भेजते हैं, या आपके जंगों से आप क्या है, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान के अंदर किस लीडर ने ये काम किया है कि अपनी इस जो 60% से ऊपर यूथ है इसको ताकत बनाया हो। अच्छा मियाँ साहब, आप आखिर में हमें बताएं कि मौलाना फजलुर रहमान की सियासत को आप कैसे बताएं मुख्तसर अंदाज में, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल ख़त्म होने वाला है। मौलाना साहब का जी, मैं समझता हूँ कि हर चीज़ को समझते हैं, लेकिन सियासत के अंदर पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से हो रहा है, कोई बंदा भी नज़रियाती, कोई बंदा भी असूल की नहीं, सिर्फ ये देखते हैं कि मेरा मफाद कहाँ है, और मौलाना भी यही देखते हैं कि मेरा मुफाद किधर है। जी मियाँ साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने टीवी टुडे को टाइम दिया। इसके साथ ही नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। आइंदा किसी नई शख्सियत के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। उस वक्त तक के लिए अपने मेज़बान इजाज़त बट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।